तो थ्योरी के साथ में कुछ हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए तो हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं दिया, वो अनसॉल्व्ड जो है एग्जाम्पल्स है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एक एक करके करते हैं इसको। जो पहला एग्जाम्पल है बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज, है ना। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का बात किया गया, एक तो है कॉर्ड और एक है हीटिंग एलिमेंट, है ना। कहा गया कि जो कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करता है जबकि हीटिंग एलिमेंट जो है वो ग्लो करता है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे फिलामेंट होता है बल्ब का, है ना, वो ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। हीट इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि वो लाइट के फॉर्म में इमिट होने लगता है। ठीक, अगर किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस कम हो तो वहाँ पर हीट भी कम जनरेट होगा, हीट कम जनरेट होगा तो वहाँ पर लाइट निकलने के चांसेस जो है, लाइट इमिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो बिल्कुल सेम केस जो है वो यहाँ भी है। कॉर्ड जो है, कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ कॉपर, है ना। कॉपर जो है जैसा कि आप जानते हैं एक कंडक्टर होता है, व्हाइल हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ निक्रोम। 2 एलिमेंट आ गए, कॉर्ड कॉपर से बनाया जाता है जबकि हीटिंग एलिमेंट जो है निक्रोम से बनाया जाता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और निक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है कॉपर के रिलेटिव में, है ना। मतलब ये भी कह सकते हैं करीब करीब 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है, कॉपर से 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है निक्रोम का रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली अगर सेम करंट पास कराएंगे तो निक्रोम में जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो उसको ग्लो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, वहाँ से लाइट इमिट होगा। तो यही कहा गया कि निक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी, तो जो एलिमेंट बनेगा हीटिंग एलिमेंट उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। निक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी इन कंपेरिजन टू कॉपर, सो ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड हीटिंग एलिमेंट ग्लोस, है ना। जबकि जो कॉर्ड है इलेक्ट्रिक ओवन का वो ग्लो नहीं करता है। ठीक, तो ये तो प्योरली जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जबकि ये जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको 10th बोर्ड में देखेंगे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो फॉर्मूले जस्ट हमें अप्लाई करने होते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, कहा गया कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। यह है 96,000 कूलम चार्ज, मतलब जो चार्ज को ट्रांसफर किया गया है वो है 96,000 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है ये दिया गया है 50 वोल्ट, टाइम भी दिया गया है 1 आवर, है ना। तो हीट जो है हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं, है ना। हीट 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ये वाला I² R/T, अगर रेजिस्टेंस पता हो तो, है ना। और एक हीट जो है हम लोग निकाल सकते हैं Q/V से। इस फॉर्मूले से भी ये आ जाएगा। कैसे? I² R/T है तो इसको आप लिख सकते हैं I/R I/T। I/R जो है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट इंटू टाइम ये चार्ज होता है। ठीक है, Q/V, इससे भी हीट जो है आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट कितना होता है, चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो चार्ज निकालना हो तो करंट इंटू टाइम कर देंगे, तो ये चार्ज हो गया, और I/R जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ से टोटल हीट जनरेटेड निकल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है 50 वोल्ट, चार्ज दिया गया है 96,000, है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48 × 10⁵ जूल, है ना। इतना जूल जो है हीट जो है वहाँ पर टोटल जनरेट हुआ होगा। अगर इसमें रेट ऑफ हीट जनरेटेड पता करना हो तो रेट निकालने के लिए टाइम रेट निकालना होता है, यानी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेट निकालना यानी एक तरह से कहें कि पावर निकालो, किस रेट से जो है पावर कंज्यूम हो रहा है।
या हीट किस रेट से हीट जनरेट हो रहा है वो निकालना हो तो इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे, 1 आवर से डिवाइड कर देंगे तो रेट भी आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर हीट पूछा गया तो मैंने हीट निकाला। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में कहा गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम, वहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 5 एम्पियर और कितनी देर तक फ्लो कर रहा है तो 30 सेकेंड्स तक। तो इसमें पता करना है हीट डेवलप्ड। तो हीट डेवलप्ड वाला ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था इसी को यूज करेंगे, I² इंटू टी। तो सारा क्वांटिटी इसमें दिया हुआ है। I जो है 5 एम्पियर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 20 ओम और टाइम 30 सेकेंड, है ना। तो ये आप देखेंगे ये लगभग आ जाएगा 15,000 जूल्स, है ना, ये हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग एक और नए टर्म के बारे में जानेंगे जिसको कि इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। पावर टर्म जो है हम लोग एक पहले भी पढ़ चुके हैं। वो पावर टर्म का मतलब होता था रेट ऑफ वर्क डन। जब हम लोग वर्क करते हैं तो 1 सेकेंड में कितना वर्क किया या कोई भी यूनिट टाइम ले सकते हैं, 1 घंटे में कितना वर्क किया, उसको हम लोग कहते हैं पावर, है ना। लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, है ना। हमारे घरों में जो है कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, वहाँ पर बिजली खर्च होती है, ठीक है। तो हर 1 सेकेंड में या हर 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट और डिवाइस। कोई डिवाइस है जैसे सपोज टीवी हो गया, वो भी खर्च करता है एनर्जी को, या कोई सर्किट है, हमारे घर में बहुत बड़ा सर्किट है, उसमें कई सारे अप्लायंसेज हैं, सबको मिला करके एक सर्किट बनता है। तो हमारे पूरे घर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में, उसको हम लोग बोलेंगे जो है इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड। ठीक, तो एक्चुअली में किसी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर पता किया जा सकता है या किसी सर्किट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल पावर पता किया जा सकता है। तो इस पावर का एक बेसिक फॉर्मूला जो है ये होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन हमने क्या पढ़ा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वर्क डन। अगर Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराएंगे तो इतना वर्क होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल इतना वर्क होता है। और जो पावर है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन। मतलब इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, इसको भी टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड में, तो ये पावर बन जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन हो गया, ये पावर हो गया। तो अब यहाँ पर है आप देखेंगे जो Q/T है, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग कहते हैं करंट। तो Q/T तो हो गया I और ये V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब जैसे कोई डिवाइस है, जैसे सपोज कोई डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाया है V पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली में ये जो डिवाइस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा V/R, है ना। तो जो I है, I को मैं V/R लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। अच्छा, V जो है उसको मैं IR भी लिख सकता हूँ ओम्स लॉ से, तो V को IR लिखूंगा, इसी फॉर्मूले से ये आएगा V=IR इंटू I, फिर ये हो जाएगा I² इंटू R। तो ये जो पावर है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, उसको मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो VI लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो डिवाइस है ना, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उससे कितना करंट पास करा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कंज्यूम निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पावर को V²/R भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्राइव किया। और इसी पावर को I² भी लिखा जा सकता है ना। तो पावर कंज्यूम को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या है, जो V है
वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस और सर्किट। अगर हम डिवाइस के अक्रॉस निकालना चाहते हैं पावर कि डिवाइस कितना कंज्यूम कर रहा है, तो डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर किसी सर्किट में पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं तो सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। ठीक है, करंट I जो है वो करंट है, I इज करंट थ्रू द डिवाइस और सर्किट, है ना। तो कोई डिवाइस के क्रॉस पावर कंज्यूम निकालना है तो डिवाइस से पास करने वाला करंट लेंगे, और अगर कोई सर्किट है तो सर्किट से पास करने वाला करंट लेंगे। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस और सर्किट। डिवाइस से पावर निकालना है तो डिवाइस का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट से निकालना है अगर पावर कंज्यूम तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है पावर फाइंड करने का। पावर का अपना एक यूनिट होता है जिसको हम लोग वाट कहते हैं। ये वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन जो होता है उसको भी वाट से ही डिफाइन करते हैं, है ना। रेट ऑफ वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, तो उसको हम लोग कहते हैं वाट, है ना। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो वाट को कैसे डिफाइन करते हैं? वाट इज डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस that carries 1 ampere current operated at potential difference of 1 volt। कहने का मतलब ये है कि कोई डिवाइस है जिसका अपना रेजिस्टेंस होगा R कुछ, है ना। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने 1 वोल्ट रखा है और यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो जो पावर ये कंज्यूम करेगा, मतलब हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करेगा ये? 1 × 1 I × V, 1 × 1 जो कि 1 वाट के इक्वल हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वाट इज डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट एंड ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उस डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, उसे पास करने वाला करंट 1 एम्पियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाट का पावर आ जाएगा। तो 1 वाट जो है इसको लिख सकते हैं करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमने 1 एम्पियर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लिया, तो ये जो है 1 वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं और 1 वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन 1 वाट जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं? 1 किलोवाट को यूज करते हैं। किलो का मतलब होता है 1000 गुना, है ना। तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया वाट का 1000 गुना। तो 1 किलोवाट को लिखा जा सकता है 1000 इंटू वाट। ये एक यूनिट हो गया, जो है ये हो गया पावर का एक यूनिट, थोड़ा सा हायर यूनिट हो गया, वाट से एक अलग यूनिट हो गया। ठीक, अब एक्चुअली में ये तो हो गया पावर। लेकिन आपने देखा होगा घरों में जब हम लोग बिजली का बिल देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि हमने 220 यूनिट बिजली खर्च किया या 100 यूनिट बिजली खर्च किया, है ना। तो उस यूनिट का क्या मतलब होता है? वो यूनिट बताता है कि एक महीने के अंदर हमने या 2 महीने के अंदर जितने दिन में भी बिल आता है तो हमने जो है कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। वो पावर नहीं बताता, वो रेट नहीं बताता, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी बताता है उस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो एक्चुअली में एनर्जी निकालना हो तो पावर इंटू टाइम करने से एनर्जी निकलता है ना। तो पावर तो हम लोग किलोवाट में नापते हैं और टाइम आवर में। तो एक्चुअली में एक यूनिट होता है वाट आवर, है ना। वाट आवर या किलोवाट आवर जो होता है वो बताता है एनर्जी कंज्यूम्ड। तो पहले समझते हैं कि 1 वाट आवर क्या होता है, तब हम लोग यूनिट के बारे में समझेंगे धीरे धीरे। तो 1 वाट आवर का मतलब होता है कि अगर 1 वाट का पावर 1 घंटे तक यूज होता रहे कंटिन्यूसली, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको 1 वाट आवर कहते हैं, है ना। हमारे घर में बिजली आ रही है तो 1 घंटे तक अगर 1 वाट का पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो टोटल जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको 1 वाट आवर कहते हैं। ठीक, और इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, है ना। देखेंगे कि अगर इसमें 1 वाट आवर है, इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, है ना। और जो 1 किलो वाट आवर होता है उसी को 1 यूनिट कहा जाता है। तो जो भी मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पर लिखा होगा, उसको एक बार समझते हैं। 1 वाट आवर का मतलब हुआ वाट आवर इज
द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर ड्यूरेशन। 1 घंटे के ड्यूरेशन में 1 वाट का पावर कंज्यूम हुआ है कंटिन्यूअसली, तो जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको 1 वाट आवर कहते हैं। ठीक, और 1 यूनिट जो हम लोग बात करते हैं ना, बिजली बिल आता है 200 यूनिट 400 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट क्या है, तो उस 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 1 यूनिट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूज का मतलब जो घर में बिजली सप्लाई होती है तो वहां पर जो है ये वाला यूनिट यूज किया जाता है, जिसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। 1 वाट आवर तो बताया मैंने आपको, है ना, तो 1 वाट आवर बताया, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलो वाट आवर कहलाएगा, और उसी को 1 यूनिट कहते हैं, है ना। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर कह सकते हैं। ठीक, 1000 वाट आवर, वाट जो होता है एक्चुअली में जूल पर सेकंड होता है ना, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 सेकंड आएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 3.6 × 10⁶ जूल। तो 1 यूनिट जो है उसको मैं 1 किलो वाट आवर कह सकता हूं, या 3.6 × 10⁶ जूल भी कह सकता हूं। मतलब कि इतना जूल एनर्जी कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, तो उसको हम लोग 1 यूनिट का कंजम्पशन बताएंगे। ठीक, अब हम लोग 2 ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में सोल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। पहला एग्जाम्पल जो है बहुत ही सिंपल सा है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि कहा गया इसमें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 220 वोल्ट। फिर कहा गया द करंट इज 0.50 एम्पियर। जो बल्ब है वहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.50 एम्पियर। तो पूछा गया है व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है पावर का, पावर होता है V × I, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 220 वोल्ट और करंट है 0.5 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 110 वाट, है ना। तो ये जो है ये पावर आ गया। ठीक है, बल्ब का ये पावर हो गया। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, है ना। कहने का मतलब ये है कि रेफ्रिजरेटर का रेटिंग का क्या मतलब हुआ, रेटिंग है 400 वाट, मतलब कि हर 1 सेकेंड में 400 जूल की एनर्जी वो कंज्यूम करता है। ठीक है, और 8 आवर पर डे का मतलब 1 दिन में 8 घंटे फ्रिज चलता है। अब आगे पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। मतलब ये तो दिया है खर्चा कि 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो 3 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 30 दिन में कितने किलोवाट आवर हम खर्च कर रहे हैं, अगर ये पता चल जाए तो रुपया जो है ये पता कर सकते हैं कितना कॉस्ट आएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करते हैं कि 30 दिन में कितने घंटे ये रेफ्रिजरेटर चलेगा। 1 दिन में तो 8 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, 30 × 8 आवर्स। इतने आवर्स चलेगा टोटल 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, है ना। और इसका रेटिंग दिया है 400 वाट, तो मैं 400 वाट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये एक्चुअली में हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। ठीक है, 30 डेज थे, 1 दिन में 8 घंटे चलता था, तो 8 से मल्टीप्लाई करके इतने आवर्स तक जो है रेफ्रिजरेटर चला है ना। और ये उसका वाट में पावर दिया हुआ था, तो ये एक्चुअली में जो भी आएगा 96,000
ये एक्चुअली में आएगा वाट आवर, इसका यूनिट हो जाएगा ना, वाट आवर इसका यूनिट होगा। इसको मैं किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर सकता हूँ 96 इंटू 1000, 1000 को किलो बोलते हैं हम लोग, तो ये किलो वाट आवर कर सकते हैं। मतलब 30 दिन में 96 किलो वाट आवर हम लोग जो है बिजली कंज्यूम करेंगे। अब 1 किलो वाट आवर का खर्चा 3 रुपया है, तो इतने किलो वाट आवर का खर्चा कितना आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो 3 रुपीज इंटू 96 किलो वाट आवर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 288 रुपीज, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि किलो वाट आवर क्या है, वो उसको 1 यूनिट बोलते हैं। किलो वाट आवर मतलब 1 यूनिट। तो हमने 30 दिन में 96 यूनिट यूज किया है। एक यूनिट का कॉस्ट एक्चुअली में 3 रुपया है ना। एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपया है, तो 96 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा, 96 इंटू 3 जो कि 288 रुपये आ जाएगा। तो एक महीने का जो खर्चा है वो इतना रुपया होना चाहिए। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए तो हैं लेकिन अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, पावर से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। मतलब वो क्वांटिटी हमें बताना है कि जो ये बताता है कि किस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड हो रहा है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड जो होता है वो पावर होता है। तो ये जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। ठीक, इसके बाद जो अगला एग्जांपल है, इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है उससे करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। तो पूछा गया डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो पहला चीज तो हम लोग पता करेंगे पावर। तो पावर जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और जो करंट फ्लो कर रहा है मोटर से वो है 5 एम्पियर, है ना। तो ये हो जाएगा 1100 जो है वाट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो 1.1 किलो वाट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पावर ऑफ द मोटर। उसके बाद पूछा गया है द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो अगर एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड करना है तो हमें पता है कि एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर दिया गया है 1.1 किलोवाट और टाइम दिया गया है 2 आवर्स। 2 आवर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, हमें पता है किलोवाट आवर को यूनिट बोला जाता है 1 यूनिट, तो इसको मैं 2.2 यूनिट्स भी बोल सकता हूँ।